हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन और नई टॉपिक के साथ आए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आज हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी और बसंती के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। नहीं, वो बसंती नहीं जिसको आप लोग शोले में देखे हैं, है ना, वो धर्मेंद्र के बसंती नहीं है। ये हमारे आज़ादी की बसंती है, देश की आज़ादी की बसंती, है ना। ये गांधी की बसंती है और तिलक की बसंती है, ठीक है, जिसको माता बसंत भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? माता बसंत, जिसको हम लोग एनी बेसेंट कहते हैं, है ना। एनी बेसेंट को ही माता बसंत कहा जाता है और बसंती कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी बसंती की चर्चा करेंगे, ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चा करेंगे, है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का ओरिजिन जो है भारत से तो नहीं है, किंतु समझिए, पहले थियोसॉफिकल का मतलब समझते हैं। थियो का मतलब होता है गॉड, थियो का मतलब गॉड होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है ना। और पता है गॉड कैसे बना हुआ है? GOD, 3 शब्द से बना हुआ है गॉड, है ना। जी का मतलब जेनरेटर, जेनरेटर मतलब क्या? उत्पत्ति करता। क्या होगा? उत्पत्ति करता, यानी उत्पन्न करने वाला। किसको उत्पन्न करने वाला? संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार को बनाने वाला, मानव को बनाने वाला, जीव जंतु को बनाने वाला, है ना। ओ मतलब ऑपरेटर, माने संचालन करने वाला। तो जनरेटर कौन है? जनरेटर कहा जाता है ब्रह्मा को, है ना। किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। और ऑपरेटर यानी संसार को चलाने वाला, सब जीव को चलाने वाला कौन है? विष्णु है ना। और लास्ट में क्या होता है? डिस्ट्रॉयर, यानी कि विनाश करने वाले, है ना। इस सृष्टि का विनाश करने वाले डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। किसको? महाकाल, है ना। किसको? महाकाल को कहा जाता है। महाकाल यानी कौन? भोलेनाथ, शिव जी, है ना। इनको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर। तो गॉड 3 शब्दों से बना, है ना। तो थियो का मतलब गॉड और सोफिकल का मतलब नॉलेज। तो गॉड के बारे में नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया गया। इसका गठन जो है न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है, 1875 में। कब किया गया? 1875 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? एक महिला थी, रूसी महिला। कौन थी? एक रूसी महिला थी, ठीक है। उस रूसी महिला जो है, उसका नाम है मैडम HP ब्लाटवस्की। क्या नाम है? मैडम HP ब्लाटवस्की, है ना। और इसकी स्थापना कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ था इसकी स्थापना। कब हुआ था? 1875 में। कौन किया था? रूसी महिला थी, एक थी रूसी महिला जिसका नाम था HP ब्लाटवस्की। क्या नाम था? HP ब्लाटवस्की। और एक अमेरिका के सेना में कर्नल थे, अमेरिकी सेना में कर्नल थे, जिनका नाम था कर्नल HS अलकाट। क्या नाम था? कर्नल HS अलकाट। इन दोनों ने मिलकर के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था का गठन किया। तो संस्था का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग थे, वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग धर्म के बारे में जानना चाहते थे, है ना। तो धर्म के बारे में जानने के लिए, दर्शन के बारे में जानने के लिए उन लोगों ने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, ठीक है। और इन लोगों का झुकाव ज्यादातर हिंदू धर्म के प्रति हो गया, ठीक है। पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके प्रति हो गया, सॉरी, जो पूर्वी संस्कृति थी उसके प्रति हो गया। और वो लोग भारतीय दर्शन के, भारतीय धर्म के समर्थन में आ गए, ठीक है। और ये एक ऐसी संस्था है, विदेशी संस्था है, जिसने हिंदू धर्म को पूरी तरह से सपोर्ट किया, सनातन धर्म को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला
ये संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में पहली बार आया था 1879 में। 1879 में भारत में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है 1882 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया भारत में। कैसा मुख्यालय हो गया? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गया भारत में। वो भी कहां? 1882 में मद्रास के अडयार में। मद्रास के अडयार में जो है ये बन गया मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, है ना। समझ सकते हैं कि ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी विदेशों से ज्यादा जो है भारत में पॉपुलैरिटी हासिल किया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है विदेशों से ज्यादा भारत में पॉपुलैरिटी हासिल किया है। और ये एक देश में नहीं है, कई देशों में इसकी शाखाएं हैं। जैसे कि अगर एनी बेसेंट की अगर ही बात किया जाए तो एनी बेसेंट जो है, ये एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी, ठीक है। और आयरिश मूल की महिला थी और ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता कब ली? 1890 में ली। कहां? इंग्लैंड में। यानी कि इंग्लैंड में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी संस्था रही होगी, तब तो ये शपथ ली होगी ना, वहां पे उसकी सदस्यता ली होगी। तो समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, है ना। फिर क्या होता है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन होता है ना। उस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाग लेते हैं, जहां से वो फेमस हो जाते हैं, है ना। उस धर्म सम्मेलन में ये एनी बेसेंट भी भाग लेती है और भारत के जो गौरवगान स्वामी विवेकानंद करते हैं उससे प्रेरित होकर के, उससे खुश होकर के वो जो है इसमें क्या भारत के दर्शन को समझने के लिए आतुर हो जाती है और वो जो है भारत आ जाती है। कहाँ जाती है? भारत आ जाती है और उस संस्था का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती है भारत में, ठीक है। उस संस्था का प्रचार प्रसार भारत में करना शुरू कर देती है ना। और जैसे ही एनी बेसेंट यहाँ पे उस संस्था का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती है तो क्या होता है कि वो संस्था बहुत ही आगे बढ़ जाता है ना। वो संस्था बहुत ही आगे बढ़ जाता है, फेमस हो जाता है। और 1893 में ये एनी बेसेंट जो है 1893 में क्या करती है कि यहाँ पे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलती है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोलती है 1893 में, सॉरी 1898 में, ठीक है। 1898 में जो है ये बनारस में खोलती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज, है ना, वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है आगे चल करके 1916 में BHU बनता है। क्या बनता है? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या बनता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के प्रयासों से बनता है। मदन मोहन मालवीय जगह जगह से, इनका पैरवी पैगाम ठीक ठाक रहता है, जगह जगह से चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। इसमें चंदा देने वाले बिरला भी है, जो बिरला फैमिली था, ठीक है। एक कहानी फेमस है, शिक्षाप्रद कहानी है कि जब ये मदन मोहन मालवीय उनके पास जाते हैं तो वो पूजा करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब वो जाते हैं तो बुलावा भेजते हैं तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं देते हैं, लेकिन ये बैठे रहते हैं। इनको महात्मा कहा जाता है, ठीक है। तो वो आते हैं तो कहते हैं, कहिए महात्मा जी क्या हाल है? तो कहते हैं ठीक है। तो कुछ आवश्यकताएं थी, तब तक वो नौकर को बुलाता है, ठीक है। और नौकर को बुलाता है, नौकर को कहता है कि दीप जलाओ पूजा करने के लिए। नौकर क्या करता है कि माचिस जलाते 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 कई माचिस को बर्बाद कर देता है, ठीक है। अंतिम में वो खिसिया जाता है बिरला और खिसिया करके एक थप्पड़ जमा देता है नौकर को। तो मदन मोहन मालवीय को लगता है कि जो एक माचिस के तिल्ली के चक्कर में नौकर को मार सकता है, वो चंदा क्या देगा? वो चंदा क्या देगा? वो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि हम जा रहे हैं।
तो पूछते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ तो काम होगा तब तो आप आए होंगे। तो बोला कि हाँ काम तो था। तो क्या? तो मैंने BHU का बहुत सारा जो है सो बिल्डिंग बन गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो बोले कि ठीक है, अब जितना जो बचा हुआ है उसका सारा खर्चा अब हम उठाएंगे, आपको अब एक पैसा भी कहीं अलग से जुगाड़ करने का ज़रूरत नहीं है, वो तमाम उपाय जो है हम ही कर देंगे। ठीक है। तब उनको आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो सकता है। तब उन्होंने से प्रश्न पूछा कि एक माचिस के तिल्ली के लिए आपने उस नौकर को मारा है ना, किंतु आप जो है इतना बड़ा पैसा देने के लिए तैयार? तो बोले कि हाँ, क्योंकि यहाँ जो है उसने एक माचिस की तिल्ली बर्बाद किया, उस माचिस के तिल्ली से बहुत सारा काम हो सकता था। उसने एक राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद किया है, और यहाँ राष्ट्र की संपत्ति के निर्माण करने के लिए आप संस्था को खोलने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे भविष्य का निर्माण होगा, है ना, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, इसलिए हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो समझिए कि उनकी विचारधारा कैसी थी, है ना। तो अब क्या होता है कि 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है। 1907 में क्या होती है? कर्नल अलकाट की, वही कर्नल अलकाट है ना जो अमेरिकी मुल्क के रहते हैं, कर्नल रहते हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, यह थियोसॉफिकल के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। तो 1907 में उनकी जो है सो मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता के पद पर आ जाती है, उनकी अध्यक्षता करने लगती है। ठीक है। और उसके बाद 1914 में भारत में ये होम रूल आंदोलन शुरू करती है। क्या शुरू करती है? होम रूल आंदोलन 1914 में मद्रास से शुरू करती है। इसमें दो आदमी रहते हैं, एगो SS सुब्रमण्यम और एनी बेसेंट। कौन कौन? SS सुब्रमण्यम और एनी बेसेंट, ये दोनों मिलकर के मद्रास में शुरू करती है होम रूल आंदोलन। तो कहे कि सर होम रूल आंदोलन क्यों शुरू की? तो होम रूल आंदोलन शुरू करने के पीछे बाबू सबसे बड़ी वजह क्या थी, इसको समझिएगा कि इस समय तक हमारे भारतीयों के पास कोई रोड मैप नहीं था कि हम स्वतंत्रता ले तो कैसे ले। वो लोग गृह शासन की बात करते थे, तो गृह शासन की बात तो ये भी कर रही है ना, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि हम अंग्रेज के अधीन ही रहे, सारा काम अंग्रेज ही करे, लेकिन अच्छा से करे। ठीक है। काम क्या करे? अच्छा से करे। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि यहाँ अन ब्रिटिश रूल चल रहा है, ब्रिटिश रूल चाहिए। तो ब्रिटिश रूल चाहिए मतलब शासन ब्रिटिश का ही हो, लेकिन अच्छा से तंगा काम करे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि गृह शासन हमको दे दो, मतलब होम रूल हमको दे दो, विदेशी मामला तुम संभालो, बाहर का चीज तुम देखो, लेकिन अंदर का चीज घर द्वार हम देखेंगे, है ना। तो एक कहीं ना कहीं रोड मैप निकल के आया कि हमारा स्वरूप कैसा होगा देश का। और ये वो समय है जब राजनीतिक रूप से हमारा देश पूरी तरह से स्थिर हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस में 1907 में विभाजन हो चुका था, और हमारे देश में जो है एक भी नेतृत्वकर्ता सही से बचे नहीं थे जो कि आज़ादी की ओर बढ़ा सके, है ना। कुछ गरम दल वाले थे, तो गरम दल वाले जो थे वो बम बारूद फोड़ते रहते थे, लेकिन वास्तव में शासन की स्वरूप कैसा हो, आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा होगा, इस पर किसी ने खाका तैयार नहीं किया था। तो कहीं से न कहीं से ये लोग जो है आगे बढ़े। तिलक भी इस समय तक जेल से छूट करके आ गए थे, और ये सब मिल करके जो है सो आंदोलन प्रारंभ किए। बाद में हम लोग पढ़ें कि तिलक के होम रूल आंदोलन और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के दोनों में क्या फर्क है, दोनों के क्या क्या क्षेत्र थे, है ना, दोनों ने अलग अलग आंदोलन क्यों शुरू किया। ठीक है। तो वो हम लोग जब होम रूल आंदोलन स्पेशली पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला है। कौन महिला है? प्रथम महिला है। ठीक है। और अगर बात करें कि प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? वो है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो पूछेगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो क्या कहिएगा? एनी बेसेंट। क्या कहिएगा? एनी बेसेंट। और दूसरी महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजनी नायडू कहिएगा, है ना। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। कौन किया था? गांधी जी। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन है जिसमें गांधी जी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष।
ठीक है, ये भी पूछता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। बोले कि आज के बाद हम जो है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं, मतलब आज हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं दिखेंगे, अब छोटा मोटा जो सामाजिक कार्य होगा उसमें हम लगेंगे, अब हम सामाजिक कार्य में ध्यान देंगे। अब बड़ी राजनीति से हम क्या कर रहे हैं, बड़े स्तर से हम थोड़ा सा पीछे घसक रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी से, है ना। तो सक्रिय राजनीति से इन्होंने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ही क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। उसके बाद समझिएगा कि इन्होंने 2 पत्रिका निकाला, एक कॉमनवेल्थ और दूसरा यंग इंडिया। एक कॉमनवेल्थ और दूसरा यंग इंडिया। तो कॉमनवेल्थ जो है अंग्रेजी में साप्ताहिक, और ये दोनों कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया दोनों जो है साप्ताहिक पत्रिका है। साप्ताहिक पत्रिका का मतलब सप्ताह में एक दिन निकलता है, सप्ताह में एक दिन, है ना, सप्ताहे, ठीक है। तो वो हो गया अंग्रेजी में। अब क्या हो गया कि 1933 में ये एनी बेसेंट जो है पंचतत्वों में विलीन हो गई। पंचतत्व में क्या हो गई, विलीन हो गई। और एनी बेसेंट को समझिएगा, ये एनी बेसेंट जो है खास करके हिंदू धर्म का काफी समर्थन की और हिंदू धर्म के लोगों को समझाया कि हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा है, आप लोग इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को ना अपनाएं। तो हिंदू का उन्होंने मनोबल बढ़ाया और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म के लोग अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे थे, है ना, क्योंकि ईसाई धर्म आकर के इन लोगों को हतोत्साहित कर रहे थे, तो उनको समझाया कि नहीं, आपका धर्म बहुत अच्छा है। और हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं से उजागर करने का, बल प्रदान करने का काम किया। और ये सोसाइटी थी जो कि यहूदी को, है ना, इस्लाम को, पारसी को, सबको एक साथ आकर के अपना आवाज बुलंद करने के लिए तैयार किया। और एनी बेसेंट जो है ये जाति प्रथा का कट्टर विरोधी थी, जाति प्रथा का कट्टर विरोधी थी, सामाजिक बुराई का कट्टर विरोधी थी, बाल विवाह का कट्टर विरोधी थी, है ना। ये पूरी तरह से आकर के जो है भारतीयता में समा गई थी, एक तरह से कह सकते हैं आप, भारतीय कल्चर में समा गई थी, है ना। तो ये एक तरह से विदेशी रही नहीं, क्योंकि इनका कर्मभूमि जो है सो भारत ही हो गया। कर्मभूमि क्या हो गया, भारत हो गया। जन्म कहीं की है, मूल कहीं की है, लेकिन कर्म कहाँ किया, तो भारत में किया, है ना। तो कर्म देखा जाता है व्यक्ति का, जन्म नहीं देखा जाता है ना, कि कर्म क्या किया, ठीक है। तो जन्म से फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है ना। लिबास से फर्क नहीं पड़ता कि लिबास कैसा है, उसके अंदर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की वाणी कैसा है ना, उसकी वाणी की सजावट कैसी है, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो व्यक्ति को वस्त्र से नहीं आंकना चाहिए, उसके शरीर से नहीं आंकना चाहिए, उसके अंदर जो सौम्यता है, जो शिष्टाचार है ना, उसको जो है सो देखना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और हाँ, इनको एनी बेसेंट को जो है माता वसंत, है ना, क्या कहा जाता है, माता वसंत कहा जाता है ना। और गांधी जी जैसे जो लोग थे वो क्या कहते थे, इसको बसंती कहते थे। क्या कहते थे, बसंती कहते थे, क्योंकि वैसेंट उन लोगों को कहने नहीं आता था, तो क्या कहते थे, वसंती कहते थे, है ना। और भारतीय लोग माता वसंत कहते थे, ठीक है। तो अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हुमच के कीजिएगा, है ना, ठीक है। हुमच के करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और दबा के पढ़िए, ठीक है। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है ना। थैंक यू।